नमस्कार। तो आज दूसरी कड़ी गांधी मर्डर कॉन्स्पिरेसी की। कल मैंने आपको बताया कि कैसे ये लोग पुणे से बंबई पहुंचे, बंबई में गोडसे और आप्टे सावरकर से मिलने गए। सावरकर से मिलकर ये लोग हिंदू महासभा के दफ्तर में पहुंचे, जो पास में ही था, जहां पहले से ही दो लोग मौजूद थे, करकरे और मदन लाल पाहवा। दरअसल हुआ क्या था कि मदन लाल पाहवा पहले तो बंबई में था, वो जब पाकिस्तान से आया तो ग्वालियर गया। ग्वालियर में वो परचुरे की गैंग में शामिल हुआ, जो ट्रेनें जा रही थी, जिन ट्रेनों में मुस्लिम हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे, उन ट्रेनों में लूटपाट मारपीट करते थे। वहां पुलिस की निगाह में आ गया तो वहां से भाग के बंबई आया। अब बंबई में अपनी दाल रोटी चलाने के लिए परेशान था वो। वहां पर एक डॉक्टर जैन से उनकी मुलाकात हुई उसकी। डॉक्टर जैन जो थे वो शिक्षक थे, हिंदी और अर्धमागधी पढ़ाते थे एक डिग्री कॉलेज में। तो उन्होंने कई सारी किताबें लिखी थी, उन्होंने एक पब्लिशर से उसको मिलवा दिया और अपनी भी किताबें दी, और उन्होंने कहा कि तुम इसकी मार्केटिंग करो और इसके बदले में तुमको कमीशन मिलेगा। वो काम वहां पे करने लगा। लेकिन आप देखते हैं कि जल्दी ही वो उसकी जगह पर पटाखे का धंधा करने लगा। पटाखों की आड़ में फिर अवैध हथियारों का धंधा करने लगा। इसी सिलसिले में वो अहमदनगर गया। अहमदनगर में उसकी मुलाकात करकरे से हुई और फिर वो करकरे के साथ शामिल हो गया और वहां पर जो विस्थापित आए हुए थे उनके लिए काम करना और प्लस वहां पर दंगे भड़काने में मदद करना, ये सारा काम वो विष्णु करकरे के लिए कर रहा था। विष्णु करकरे पहले से परिचित था गोडसे और आप्टे से, और पहले से मैंने आपको बताया कि जब ये लोग हिंदू महासभा पहुंचे तो वहां पर करकरे था, विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा था, और थोड़ी देर में आप जानते हैं कि शंकर कस्तैया और दिगंबर भड़के भी वहां पे पहुंच गए। यानी जो पूरा गैंग था, इसमें गोपाल गोडसे के अलावा सारे लोग उस रात को हिंदू महासभा के दफ्तर में मौजूद थे। मैंने आपको बताया कि हथियार लेकर आया हुआ था दिगंबर भड़गे, जो हथियारों का अवैध सप्लायर था। अब अवैध सप्लायर था वो, सब कुछ ठीक था, बहुत हद तक वो सावरकर से प्रभावित भी था, हिंदुत्ववादी विचारधारा से प्रभावित था, सब कुछ था, लेकिन बिना पैसे के तो वो हथियार नहीं देता। अब ये पैसा कहां से पेमेंट किया जाए, तो आप्टे ने ये प्लान किया हुआ था कि दीक्षित महाराज से पेमेंट जो है ली जाएगी। ये सारे लोग अगले दिन सुबह सुबह दीक्षित महाराज के यहां पहुंचे। दीक्षित महाराज के छोटे भाई जो थे वो वहां पर उपलब्ध थे। उनकी तबीयत खराब थी तो उन्होंने सबको अपने बेडरूम में ही बुलवा लिया। इसी बेडरूम में इस गैंग की पहली मीटिंग हुई। लेकिन उसके पहले एक मजेदार बात हुआ, ये कि पहले तो बहुत बुरी तरह से डांटा, दीक्षित महाराज के भाई ने बहुत बुरी तरह से इन लोगों को डांटा, खासतौर पर दिगंबर भड़गे को, क्योंकि रात को वह हथियार सारे उनके आश्रम में रखवा के आ गया था। वो सो रहे थे तो आश्रम में हथियार रखवा के आ गया था। तो बहुत नाराज हुए कि भाई तुमने मेरे आश्रम में हथियार क्यों रखे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इनमें से किसी को हैंड ग्रेनेड चलाने नहीं आता है, तो वो खुद उनको हैंड ग्रेनेड कैसे चलाया जाता है ये बताने लगे। हालांकि उनको खुद भी हैंड ग्रेनेड चलाने नहीं आता था, लेकिन फिल्मों में उन्होंने देखा था और इसके चलते उनको लगा कि शायद मैं हैंड ग्रेनेड चलाना इनको सिखा सकता हूं, और हैंड ग्रेनेड चलाना सिखाने की उन्होंने कोशिश की। यानी आप देखते क्या है कि आपसी नाराजगी कितनी भी हो, लेकिन उस माहौल में हत्या, दंगे, बाकी सारी चीजों को लेकर इन सब के बीच में एक एकता थी। हालांकि मैंने आपको बताया कि आपटे पहले भी पैसे ले चुका था और पैसे लेके उसने कोई खास कुछ भी किया नहीं था, सारे पैसे खा गया था वो। उनकी गाड़ी भी, कार भी ली थी और कार घुमाता रहा था। तो दीक्षित महाराज बेहद नाराज थे। इसलिए हथियारों का पैसा देने से, हथियारों को फाइनेंस करने में, कोई भी मदद करने से उन्होंने पूरी तरह से इंकार कर दिया। लेकिन इस चक्कर में वो एक गवाही बनाए। दीक्षित महाराज ने बताया कि 17 तारीख को किसी ने उनसे कहा था कि 17 तारीख को आपका एक्सीडेंट होगा, और उस दिन वो स्टूल से गिर के उनको चोट भी लगी थी। इसलिए उनको बिल्कुल अच्छे से याद है कि 17 तारीख के ठीक 2 दिन पहले यानी 15 तारीख को ये सारे के सारे लोग उनके पास आए थे। तो जब पुलिस षड्यंत्र का खुलासा कर रही थी तो ये चीज काम आई। एसके जैन की कहानी थोड़ी और देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि एसके जैन साहब जो थे वो मदन लाल पाहवा को काम दिला चुके थे। मदन लाल जब भी बंबई आता था एसके जैन साहब से मिलने जाता था।
इस बार भी जब वो बंबई आया था तो उनसे मिलने गया था। मालगांवकर ने क्या किया है कि उनकी दो अलग अलग मुलाकातों को एक बता दिया है और बताया है कि जब वो ट्रेन पर चढ़ने जा रहा था तब वो उनसे मिलने गया था और उस समय उसने गांधी हत्या के बारे में बताया, लेकिन ये बात सही नहीं है। जैन साहब ने एक किताब लिखी, आई कुड नॉट सेव बापू, मैं बापू को बचा नहीं सका। उसमें वो बताते हैं कि 13 तारीख को जयप्रकाश नारायण का एक कार्यक्रम था, वो उसमें गए थे और वहां पर उन्हें बताना चाह रहे थे कि दिल्ली में कोई षड्यंत्र चल रहा है, गांधी हत्या का कोई षड्यंत्र शुरू हुआ है। यानी 13 तारीख को ही उनको पता था इस बारे में। यानी मदन लाल पाहवा 13 तारीख के पहले ही उनको बता चुका था इस बारे में कि गांधी हत्या का कोई षड्यंत्र चल रहा है। यानी जो बात मैं कल कह रहा था कि 12 जनवरी को गांधी जी अनशन पे बैठते हैं और अगर उस दिन ही सारी योजना बनी होती तो आप ये बताइए कि 13 जनवरी के पहले मदन लाल पाहवा को इस योजना के बारे में कैसे पता चलता? उसे तो 14 या 15 को पता चलता जब नाथूराम गोडसे और विनायक आप्टे यहां पर आए और उससे मिले। बहुत सीधी सी बात है कि 13 जनवरी के काफी पहले ये योजना बन चुकी थी। उन्हें शायद लगा कि यह अनशन वाला मामला उपयोग किया जा सकता है और इस समय गांधी हत्या अगर हम करेंगे तो हम बहाना बना सकते हैं कि इस खास वजह से हमने हत्या की, जो बार बार अपने झूठे बयान में नाथूराम गोडसे ने दोहराया है। एसके जैन को 13 तारीख को यह पता था कि इस तरह का कुछ होने वाला है। हालांकि एसके जैन इसको बहुत सीरियसली ले नहीं रहे थे, उनको लगा कि ये बहुत बकबक करने वाला, बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला व्यक्ति है, तो ऐसे ही कुछ कह रहा होगा, इसकी बस की कहां है गांधी की हत्या कर पाना। बाद में उन्होंने सीरियसली लिया और क्या क्या किया वो हम आगे देखेंगे। इस समय गांधी क्या कर रहे थे? गांधी अनशन पे थे, 78 की उम्र हो चुकी थी, तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। सारे लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांधी इस बात पर बजिद थे कि अनशन वो सिर्फ और सिर्फ तभी खत्म करेंगे जब सारे समुदाय के लोग उनको आश्वासन देंगे कि दिल्ली में हिंसा नहीं होगी। 55 करोड़ वाला मामला आपने सुना होगा, मैं उस पर बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले ही एक वीडियो में मैं 55 करोड़ का पूरा मामला बता चुका हूं। यहां मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि 15 जनवरी को 55 करोड़ का जो पाकिस्तान का जो बचा हुआ हिस्सा था, विभाजन में जो पैसे बटे थे उसमें जो बचा हुआ हिस्सा था, वो देने का फैसला 15 जनवरी को हो गया था। अगर 55 करोड़ रुपयों के लिए गांधी अनशन कर रहे होते तो 16 जनवरी को उनका अनशन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप जानते हैं 15 की रात को सारे लोग उनके पास इकट्ठा हुए। उसी समय बहुत सारे रिफ्यूजी आ गए, वो नारा लगाने लगे गांधी मरता है तो मरने दो। नेहरू को गुस्सा आया। आप जानते हैं कि नेहरू को जब गुस्सा आता था, नेहरू जब परेशान होते थे तो वो अपनी सुरक्षा वगैरह की चिंता नहीं करते थे, वो सीधे निकल के भीड़ में गए और उन्होंने कहा कि कौन गांधी को मारना चाहता है? जो गांधी को मारना चाहता है उसके पहले उसे नेहरू को मारना होगा। उसके बाद लोग शांत हो गए। एक प्रकरण है जो मैंने अपनी किताब में भी दिया है और भी जगहों पर मिलता है। गांधी ने मनुबेन से पूछा कि ये लोग क्या चाहते हैं? मनुबेन ने बताया कि ये नारा लगा रहे हैं कि मरता है गांधी तो मरने दो। फिर गांधी ने पूछा कितने लोग थे? मनुबेन ने कहा बहुत सारे लोग नहीं थे, और चुपचाप भजन करते हुए गांधी सो गए। तो माहौल खराब था, उसमें कोशिशें चल रही थी। मौलाना आजाद अलग लगे हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगे हुए थे, नेहरू अपने तरीके से काम कर रहे थे। पटेल उस समय चूंकि एकता वाला मामला चल रहा था, तमाम सारे राजाओं वगैरह से बात करनी थी, तो पटेल गांधी से मिलने के बाद सौराष्ट्र चले गए थे। उसके बाद वो पोरबंदर वगैरह गए और कई सारी जगहों पे गए, और वो बंबई भी गए और लगातार जो है कोशिशें कर रहे थे, लेकिन वहां से बयान जारी कर रहे थे। वहां पर उन्होंने जो भाषण दिया उसमें कहा कि ये बहुत दुखद बात है कि देश की स्थिति ऐसी है कि गांधी जी को अनशन करना पड़ रहा है। तो गांधी अपने अनशन में थे, गांधी के साथ के जो लोग थे उस अनशन को खत्म कराने की कोशिश कर रहे थे, और इधर गोडसे, आप्टे और उसकी बाकी टीम जो है वो कोशिश कर रही थी गांधी हत्या के षड्यंत्र को सफल करने के। 15 जनवरी के सुबह सुबह आप्टे और गोडसे ने, आप्टे ने कराया बेसिकली, आप्टे और गोडसे ने अपने लिए हवाई जहाज की 2 टिकटें कराई बंबई से दिल्ली के लिए। अब यह और मजेदार बात है, आप्टे और गोडसे हमेशा लीडर की तरह व्यवहार करते थे, इसलिए खुद हमेशा अच्छे होटलों में रुकते थे, जबकि बाकी लोग या तो सस्ते होटलों में रुकते थे या हिंदू महासभा के दफ्तरों में जमीन पर रुका करते थे। लेकिन गोडसे और आप्टे हमेशा अच्छे होटलों में रुके, हवाई जहाज से चलते थे, जबकि बाकी लोग ट्रेन से चलते थे। विष्णु करकरे जो मेरे ख्याल से इन सब लोगों में सबसे ज्यादा पैसे वाला था, आप उसको अगर देखेंगे तो वो लगातार 3rd क्लास में चलता था। भटके भी 3rd क्लास में चलता था। इवन गोडसे का जो छोटा भाई था गोपाल गोडसे जब शामिल होता है तो भी आप देखेंगे वो सस्ते होटलों में रुकता है, ट्रेन से चलता है। लेकिन विनायक गोडसे और आप्टे जो है वो हवाई जहाज से चला करते थे। आपको इस बात पे भी आश्चर्य हो सकता है कि उस जमाने में उनके पास इतने पैसे कहां से आते थे, लेकिन देश का जो सांप्रदायिक माहौल था उसमें लोग
उनको पैसे दे रहे थे। तो टिकट बुक हो गया, यहां मीटिंग हो गई, और वहीं दादाजी महाराज के यहां, जो दीक्षित महाराज दादाजी महाराज जो थे, उनके यहां भटगे को पहली बार आपटे ने बताया। और ये सब जो बातें मैं कह रहा हूं, इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है कोर्ट में जो पूरी कार्यवाही चली थी, दिगंबर भटगे जो बाद में सरकारी गवाह बन गया था, उसके द्वारा दिया गया बयान। तो दिगंबर भटगे से आपटे ने कहा कि तात्या राव बड़े भाई की तरह यूज होता है, जो ये लोग सावरकर को कहा करते थे, तात्या राव ने हमें गांधी, नेहरू और सुहरावर्दी की हत्या का जिम्मा सौंपा है, क्या तुम इस षड्यंत्र में शामिल होगे? दिगंबर भटगे तुरंत तैयार हो गया। उसने कहा मैं बिल्कुल इस षड्यंत्र में शामिल होऊंगा, लेकिन उसके पहले मुझे पुणे जाना होगा। गोडसे भी एक बार पुणे जाना चाहता था। तो हुआ यह कि करकरे और मदनलाल पाहवा को डिस्पैच किया गया दिल्ली। 15 जनवरी की शाम को ये दोनों लोग दिल्ली के लिए निकले, और विनायक गोडसे और दिगंबर भड़गे और शंकर कस्तैया, ये तीनों लोग ट्रेन से वापस लौटे पुणे। लेकिन आपटे बंबई में ही रुक गया। उसका कारण था, आप जानते हैं, उसका एक अवैध संबंध था अपनी छात्रा मनोरमा साल्वी से। वो जानता था कि इस अभियान पर जो हम जा रहे हैं, हो सकता है कभी लौट के ना आए, गिरफ्तार हो जाएं या मारे जाएं। तो मनोरमा साल्वी से पता नहीं मुलाकात होगी कि नहीं होगी। मनोरमा साल्वी गर्भवती भी थी। तो उसने ये 2 दिन जो थे उसके पास मनोरमा साल्वी के साथ बिताने का निर्णय लिया। एक बेहद मजेदार बात मैं आपको बताऊं कि गोपाल गोडसे जो सरकारी नौकरी करता था, उसने 16 जनवरी को एक एप्लीकेशन लगाया, 5 दिन की छुट्टी ली गांधी हत्या में जाने के लिए। जाहिर तौर पे अपने एप्लीकेशन में अब ये तो नहीं लिखा हुआ कि सर मुझे छुट्टी दे दीजिए, मुझे गांधी को मारने जाना है, लेकिन उसने बाकायदा छुट्टी ली। यानी वो मान के चल रहा था कि ये सारा का सारा जो प्लान है वो इतना प्रूफ है, इतना बुलेट प्रूफ प्रोग्राम है, इतना शानदार प्रोग्राम है, षड्यंत्र है कि वो जाएंगे, गांधी की हत्या करेंगे और फिर लौट के चुपचाप वो अपनी नौकरी करने लगेगा। तो गोपाल गोडसे ने बाकायदा, मैंने आपको बताया कि सरकारी नौकरी से छुट्टी ली थी। बाद में कानूनी रूप से ये उसके उल्टा पड़ा, क्योंकि इससे ये साबित हो गया कि वो उस समय किरकी में, जहां उसकी पोस्टिंग थी पुणे के पास, किरकी में वहां नहीं था, पुणे से बाहर था। 16 जनवरी को रात को 2 बजे भटगे बॉम्बे से पूना पहुंचा। और मजेदार बात मैं आपको बताऊं, अब आप इसको जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं, कि पुणे के नारायण पेठ में कांग्रेस के एक मेंबर थे, उनका नाम था गणपत खरत। उसने गणपत खरत के यहां अपने हथियार रखवाए। अब किसी को आश्चर्य हो सकता है, हालांकि गणपत खरत साहब ने बाद में कहा कि वो उस समय थे नहीं और उनको पता नहीं था कि वो हथियार रखवा रहा है या क्या कर रहा है, लेकिन एक हकीकत यह है कि अगले दिन सुबह सुबह खरत साहब ने वो सारा सामान कहीं और रखवा दिया था। अब देखिए, कोई ऐसे ही किसी के घर आके सामान तो नहीं रखवा सकता। ये तो बिल्कुल तय है कि दिगंबर भड़गे की खरत साहब के साथ कोई न कोई मेलजोल पहले से थी। और आप जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे कांग्रेस के सदस्य, बहुत सारे पुलिस वाले, बहुत सारे इस तरह के लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनकी सहायता कर रहे थे। इसीलिए इस बात को याद दिलाना मैंने जरूरी समझा, इस बात को यहां पर रेखांकित करना मैंने जरूरी समझा। नथुराम आप जानते हैं, वो भी चला था बॉम्बे से, वो भी आ गया पुणे वो अपने माता पिता से मिलने गया, और उसके बाद वो और गोपाल गोडसे के साथ उसने दिल्ली जाने का प्लान बना लिया। होना यही था कि गोपाल गोडसे ट्रेन से जाता और ये फिर से मुंबई जाता, और मुंबई से प्लेन के टिकट बुक हो गए थे, तो ये और आपटे प्लेन से निकल जाते। लेकिन इस बीच में लगातार हथियार के प्रबंध के लिए वो परेशान थे। 122 बोर की एक पिस्तौल खरीदी थी गोडसे ने, लेकिन वो चाहता था कि इससे बड़ी, इससे बेहतर कोई बंदूक उसको मिल जाए ताकि निशाना लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो भड़गे ने एससी शर्मा नामक आदमी से मिलकर उसके लिए 132 बोर की एक पिस्तौल का इंतजाम कर दिया, और फिर वो संतुष्ट हो गया। उसको लगा कि ये पिस्तौल है, एक साथ में गोपाल गोडसे वाली पिस्तौल है, हथगोले हैं, तो गांधी हत्या करना कोई खास मुश्किल काम नहीं होगा। अब 16 तारीख को ये सारा काम था। ये सारा काम करके 16 तारीख को लौट के आ गया गोडसे बंबई। गोपाल गोडसे को बंबई से ट्रेन से निकलना था दिल्ली। आपटे और गोडसे को निकलना था फ्लाइट से। दिगंबर भड़गे और शंकर किस्तैया को भी ट्रेन से निकलना था दिल्ली से, बंबई से दिल्ली। यानी 20 तारीख के आसपास, 20 तारीख के पहले पहले इन सबको
दिल्ली में इकट्ठा हो जाना था और 20 तारीख को गांधी हत्या की जो प्लानिंग बनी थी उसको अंजाम देना था। अगली किस्तों में देखेंगे क्या हुआ 17 को, 18 को, 19 को और 20 को। देखते रहिए ये सीरीज गांधी मर्डर कॉन्स्पिरेसी। मेरी कोशिश होगी कि इस षड्यंत्र को भी पूरी तरह से खोल के आपके सामने रखूं और इसका जो वैचारिक पक्ष है उस पर भी धीरे धीरे आपसे बात करता रहूं। बहुत शुक्रिया।